नमस्कार। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र तिवारी। बात करेंगे इजराइल और ईरान पर कि क्या चीजें चल रही हैं, अब कहां तक स्थिति पहुंची है। दरअसल जो ताजा खबरें हैं उसके हिसाब से ईरान ने तेल अवीव और हाइफा को जबरदस्त तरीके से निशाना बनाया है। और हाइफा में जो अपने देश के उद्योगपति अडानी हैं, उनका पोर्ट में $1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। पोर्ट भी डैमेज हुआ है। और अडानी है, उनका पोर्ट में $1.2 बिलियन। हाँ जी, ये कहीं से वो आ रहा था, इसलिए मैंने रोका। दूसरा ये कि रक्षा मंत्रालय जो है इजराइल का, उसको भी डैमेज किया है। इसके अलावा वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उस पे मिसाइल गिरी है ईरान की। दूसरी तरफ इजराइल ने वेस्टर्न तेहरान पर जबरदस्त तरीके से हमला किया है। खबर यह भी है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ग्रीस चले गए हैं और दूसरी तरफ ट्रंप खास तौर पर अपने देश में तमाम तरह के दबावों से गुजर रहे हैं। आज उन्होंने एक पोस्ट भी किया है, लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति बहुत फंसी हुई नजर आ रही है। इसी को समझने की कोशिश करेंगे और इसे सॉल्व करने की कि समझ सके कि क्या हो रहा है। जो फंसी हुई चीजें दिखाई दे रही हैं उनको जरा सरल तरीके से समझेंगे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रकाश के रे। प्रकाश जी, आपका स्वागत है। तो धन्यवाद सर। प्रकाश जी, आपको क्या लग रहा है आज जब हम इस समय बात कर रहे हैं तो ईरान और इजराइल कहां खड़े दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जैसी उम्मीद की जा रही थी, जो इजराइल ने शुरुआत जहां से की थी, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मसला। लेकिन ईरान ने अपने 2 रातों के हमले से ये साबित कर दिया कि वो उनसे 21 पड़ रहा है इजराइल से। और अभी आप सोचिए कि 2 दिनों की अभी लड़ाई हुई है, 3 दिन की। और आपने ये भी नोट किया होगा कि इजराइल उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, उन्हीं मिसाइलों का मोस्टली और ड्रोन्स का, जो वो अभी तक 2 साल में करता रहा है, गाजा में भी, यमन में भी और लेबनान में भी। तो उससे ये भी एक निष्कर्ष निकलता है, अंदाजा निकलता है। अगर उन्होंने कहीं दबा के रखा हो तो वो अलग बात है कि उनके पास मिसाइलों की कैटेगरी लिमिटेड है। अगर वो कहीं से आए, बाहर से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, जर्मनी से या अमेरिका से, तो बात दूसरी है, कल को आ जाए। लेकिन ईरान ने ये साबित किया है कि उसके पास वैरायटी ऑफ जो है मिसाइल्स हैं। और अभी जो उन्होंने लेटेस्ट डेवलप किए हैं पिछले 2-4-5 सालों में, वो तो अभी निकले ही नहीं है। एक वैरायटी कल एक हाइपरसोनिक उसने इस्तेमाल किया है, जिससे कि वेव बनी है, साउंड वेव बनी है, साउंड बैरियर्स का वो सारा। तो अभी और खुद इजरायली मिलिट्री का ऑफिशियल बयान आया है कि हम ईरान के अलग अलग जगहों पे, उन्होंने आज 2-3 जगह हमला किया है, सिराज में, इस्फहान में और 1-2 जगह। तो उन्होंने ये कहा है कि ईरान के पास अभी जखीरा बहुत पड़ा हुआ है, इसलिए हमको अटैक करते रहना होगा उस जखीरे को खत्म करने के लिए। तो हम मिलिट्री वाइज जो लड़ाई चल रही है वहां पे हम अभी एक स्टालमेट में खड़े हैं और जवाबी कार्रवाई हम लोग अभी देखते जाएंगे जब तक कि इसका कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन नहीं निकलता है। जी। F-35, आज एक खबर आ रही है कि तीसरा F-35 ईरान ने गिराया है। ईरान का अखबार है तेहरान टाइम्स, उसने ट्वीट किया है। तो ये क्या F-35 एक तो गिराना, जो बीच में तो इस तरह खबरें थी कि फर्जी खबरें हैं ये, लेकिन तेहरान टाइम्स कह रहा है कुछ ऐसे हैंडल से वो खबरें आ रही हैं जिससे उस पर भरोसा करना पड़ रहा है। लेकिन F-35 गिराने का मतलब क्या समझा जाए? मतलब ये समझा जाए कि जैसा हमने कहा कि मिसाइलों की वैरायटी है ईरान के पास और बहुत सोफिस्टिकेटेड मिसाइलें हैं जो कि शायद इजराइल के पास नहीं है उस लेवल पे। और अगर रहता तो वो अभी हम लोग बाकी नहीं, लेकिन F-35 तो रडार वगैरह की रेंज से बाहर रहता है ना, वो तो बहुत ही अत्याधुनिक विमान है। नहीं, ऐसी देखिए,
आप जब कोई तकनीक डेवलप करते हैं तो काउंटर तकनीक भी तो डेवलप होती है ना, ऐसा हाँ, थोड़ी है कि तो नहीं, तो ईरान के पास वो काउंटर तकनीक है क्या? देखिए सिर्फ बात काउंटर तकनीक की ही नहीं है। ईरान के पास भी लड़ाकू विमान हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास नहीं है। आप रडार अगर आपके पास नहीं भी हैं तो आप बहुत दूसरी तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं, मसलन कि आपके पास सैटेलाइट्स हो सकते हैं, आपके पास आपके अपने फाइटर्स हवा में हो सकते हैं चीजों को देखने के लिए। और मैं नहीं समझता हूं कि ईरान के पास ऐसे रास्ते नहीं थे जिससे कि वो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी वो बाहर से खरीद ना सके या ले ना सके या मांग ना सके। तो ये भी संभव है कि कुछ दूसरे देशों ने उनको उस तरीके की तकनीक मुहैया कराई हो, ये भी संभव है। और उनके अपने मिलिट्री सैटेलाइट हैं, डिफेंस सैटेलाइट्स हैं, ईरान के खुद अपने हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके पास कैपेबिलिटी है। और इनफैक्ट कुछ कमेंटेटर जो ये मिलिट्री वाला एस्पेक्ट्स पे उनका फोकस रहता है, वो लोग ये भी कह रहे थे कि अगर ये कहानी आगे बढ़ी तो चिड़ियों की तरह जो है इजरायली जेट जो है आसमान से गिरेंगे। नहीं, लेकिन नेतन्याहू तो ये कहा है कि तेहरान को जलाकर राख कर देंगे। कल ही का स्टेटमेंट है उनका। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्होंने तो दिखाया है, उन्होंने किया है। आपने देखा कि बेरूत में वो बारूद रखा हुआ था, फास्फोरस रखा हुआ था, विस्फोट हुआ था कुछ साल पहले। पूरा आधा बेरूत ही उसमें खत्म उड़ गया था। हाँ, नहीं, लेकिन तो बेरूत से लड़ना और बेरूत में आप ये करना और ईरान में करना, दोनों में अंतर है। नहीं, ईरान में फ्रीजिंग पार है। बिल्कुल, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अ, जो उनकी मिलिट्री टैक्टिस है, मैं उसकी बात कह रहा हूं। हाँ, जब आप आपका जो भी डॉक्ट्रिन है, आपका जो भी आपकी जो स्ट्रेटजी है, वो काम कर रही है और उस पे आप लगातार चल रहे हैं, तो आपको लगेगा कि वो स्ट्रेटजी यहां भी चल जाएगी, क्योंकि अब तक चली है। जैसे जी, उन्होंने गाजा को जिस तरीके से खत्म कर दिया, बिल्कुल सब पूरा खंडहर हो गया पूरा इलाका। या उन्होंने जो पीछे लेबनान में जो जिस तरीके के अटैक्स किए, अभी भी किए, सीरिया में किए, यमन में उन्होंने जिस तरीके से अटैक्स किए हैं, तो वो ये दावा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि तेहरान एक तो छोटी जगह नहीं है, पहली चीज। हम्म, और दूसरी चीज कि ऑलरेडी तेल अवीव जो है कराह रहा है। तो हम्म, सवाल ये नहीं है कि मैं आपका घर जला दूंगा। हम्म, मेरे सामने सवाल ये भी होना चाहिए, उसके बाद मेरे घर का क्या होगा। हाँ, तो और देखिए, जब युद्ध होते हैं तो दावे और प्रतिदावे और बड़ी बड़ी बातें, अफवाहें, झूठ, साइकोलॉजिकल वारफेयर, तमाम चीजें चलती हैं। तो वो और धमकी देने का अंदाज भी होता है, जैसे कि ईरानियन लीडरशिप की तरफ से भी तो कहा गया ना कि अब हम इजराइल नाम की चीज को खत्म कर देंगे। हाँ, लेकिन ऐसे आसान तो चीजें होती नहीं है कि आप खत्म कर देंगे। वो तो प्रोसेस होगी, लड़ाई आगे बढ़ेगी, कहाँ कहाँ कौन अपर हैंड रहेगा, कहाँ किसका पीछे कौन हटेगा, वो जब चीजें खुलेंगी तो देखा जाएगा कि क्या होगा। लेकिन ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो बहुत मतलब आप अगर अगर ये भी बहुत सारे टिप्पणीकार कह रहे हैं कि अगर इजराइल ने सिविलियन ठिकानों को अगर निशाना नहीं बनाया होता, लोगों को नहीं मारा होता, तो शायद ईरान इस लेवल पे रिटेलिएट नहीं करता। और अब तो कहानी जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि अब तो कहानी ये है ना कि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इजराइल को टारगेट करने के अलावा, कि उसका कमांड एंड कंट्रोल सेफ रहे। क्योंकि ये भी तो कहा गया ना कि वो भी ऑफिशियली है, ईरानी आर्मी ने इजरायली आर्मी ने इस बात से इनकार नहीं किया या स्वीकार नहीं किया कि क्या अली खामनेई सुप्रीम लीडर भी निशाने पर हैं। तो उन्होंने ना कहा ना हाँ कहा। और पीछे आप हम 50 एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो वो अली खामनेई को, प्रेसिडेंट को, दूसरे और मंत्रियों को निशाना बना सकते हैं, या जो अब नए मिलिट्री के जो लीडर्स रिप्लेस हुए हैं उनको निशाना बना सकते हैं।
नहीं, अभी तो भी। पिछली बार तो इस तरह का था कि भाई वो अनअवेयर थे या उस तरह से तैयार नहीं थे। हाँ, और लेकिन खबरें ये भी आ रही कि इन लोगों को निशाना जो बनाया गया वो इजराइल से नहीं बनाया गया, जैसे अभी चर्चा हो रही थी आपसे। बिल्कुल। तो देखिए वो क्या, अभी इस तरह की अ, कहानियां आ रही हैं कि मोसाद के लोग वहां पर थे जिन्होंने बिल्कुल, इन लोगों को निशाना बनाया। न सिर्फ मोसाद के लोग पकड़े जा रहे हैं, जी, आज भी 2 लोग पकड़े गए। 2 लोग पकड़े गए हैं, कुल मिला के 10-12 की संख्या जो ऑफिशियल आ रही है। हालांकि मुझे लगता है कि 40-50-100 लोगों को इन्होंने पकड़ा होगा, क्योंकि बहुत बड़ी क्राइसिस है, बहुत बड़ी सिचुएशन जो है वो मूव कर रही है। और गाड़ियां कुछ पकड़ी गई हैं, वैन वगैरह जो होती हैं, जिनमें कि ड्रोन छुपा के ले जाया जा रहा था इधर से उधर। और कुछ फुटेज आए हैं, और कितने सही हैं कितने नहीं, जिनमें कि ईरान के भीतर से रॉकेट ये ड्रोन उड़ते हुए दिखाए गए हैं, या छोटे जो प्रोजेक्टाइल्स होते हैं, छोटे मिसाइल्स होते हैं। तो और ये बात तो जग जाहिर है कि यहाँ पे ईरान में उनके एसेट्स हैं। इनफैक्ट इजराइल में भी गिरफ्तार किया गया है कुछ लोगों को ईरान के लिए काम करते हुए। कल की खबर है ये, एक तो फुटेज नहीं, भी आ रहा ये था। तो नॉर्मल चीजें होती हैं, एक दूसरे के यहाँ स्पाइनेज हाँ, होती है, लोग होते हैं, एजेंट्स होते हैं। लेकिन जो बात कही जा रही कि इजराइल ने इजराइल से निशाना बना दिया, इस पे संदेह जताया जा रहा है कि नहीं, इजराइल से वो निशाना नहीं बनाया उन्होंने, वहां पर लोग थे, उन लोगों ने निशाना बनाया। देखिए सिंपल सी चीज है कि अगर इजराइल के पास इतनी बड़ी क्षमता है कि वो एकदम प्रिसाइज एक उसी फ्लैट में जो है वो अटैक कर सकता है, इतनी दूर बैठा हुआ, और इस तरीके के कोई भी डेटा अभी हमारे सामने नहीं आए हैं कि उनके जेट्स जो हैं वहां पे ऊपर में उड़ रहे थे, कि जैसे मान लीजिए जेट आया और उसने हाँ, मार गिरा दिया। दिया। और तीसरी चीज ये है कि अगर इतनी दूर से इजराइल इतना प्रिसाइज अटैक कर सकता है, तो गाजा में फिर वो पूरा तबाह क्यों कर रहा है? आप हमास लीडर को ऐसे मारते, या उनके एसेट्स को, या उनके सपोर्टर्स को, या उनके बेसिस को। लेकिन वहां पे तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो और दूसरी चीज की सीधी सी बात है कि अगर जेट्स उड़ते हैं, या कोई प्रोजेक्टाइल बहुत दूर से कोई मिसाइल आती है, तो कुछ तो उसका प्रूफ दिखता, कुछ तो कहीं दिखता। भाई ईरान जब अटैक कर रहा है, या ईरान में जो अटैक हो रहे हैं, उसके तमाम हमारे पास वीडियो अब तो सामने दिखाई, आए, विजुअल दिख रहे हैं सारे। सारे विजुअल्स दिख रहे हैं। हाँ, तो वो जो है वो अंदर से ही अटैक्स हैं, अंदर से ही वो अटैक्स किए गए हैं। और इसीलिए तो लोकेशन पता है, टाइमिंग पता है, नहीं कब तो इसके कौन। आधार पर इजराइल की कैपेबिलिटीज को नहीं आंका जाना चाहिए फिर? बिल्कुल नहीं। और देखिए इसराइल को लेके मैं बार बार ये बात कहता हूं कि कुछ चीजों में इसराइल को दुनिया में माना जाता है, कुछ चीजें करने के लिए, जैसे छोटे असलहे वो बनाते हैं, क्योंकि रोज उनका वो परीक्षण करते हैं निहत्थे गरीब फलस्तीनियों पे। गाजा वालों पर। हाँ, गाजा वालों पे, वेस्ट बैंक वालों पे, हाँ। जेनीन वालों पे। और उनका सर्विलांस टेक्नोलॉजी डेवलप है, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी स्टेट है वो। और उसके बावजूद जो चेक पॉइंट्स होते हैं, चेक पॉइंट्स में जो जो फिलिस्तीनी इलाकों में लोग रहते हैं, जो काम करने के लिए इजराइल में जाते थे, उनको एक वो इजरायली सैनिक उनके आमने सामने नहीं आते हैं, वो छुपे रहेंगे ऐसे पत्थर के बंकर में ऐसे। और सारा चीज इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। तो जैसे हम लोग एयरपोर्ट पे जैसे चेक कर होता है हमारा, और कपड़े तक उतरवाए जाते हैं, और फिर बंदा कपड़ा पहनता है, तो उसमें 2-3 चीजें होती है कि आपका सर्विलांस भी हो जाता है, और आप ह्यूमिलिएट भी कर देते हैं। और दूर दूर तक आपको कि कोई कहीं से छोटा ही सही कोई मिसाइल न मार दे, बम न मार दे, या आप कोई हथियार तो नहीं रख रहा है, या ले जा रहा है, ले आ रहा है। तो उनकी सर्विलांस टेक्नोलॉजी, उनकी फोन हैकिंग वगैरह, जो पेगासस जैसे हमारे यहाँ भी उसका इशू उठा, और अमेरिका में भी इशू उठा, यूरोप में भी इशू उठा, बगिंग करना, ये सब करना। आपको याद होगा वो बहुत फेमस फिल्म भी है कि म्यूनिक ओलंपिक में जो फलस्तीनियों ने उनके खिलाड़ियों को मारा था, कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उनको किस तरीके से उनके घर में घुस के जो उनके फोन में बम लगा दिया गया, जैसे ही बंदे ने फोन उठाया ब्लास्ट कर गया। तो इन सब चीजों में जरूर उनका एक एक्सपर्टाइज है। लेकिन अगेन निरीह जनता पे
या आपसे कम क्षमता वाले ग्रुप के साथ आपका बड़ापन दिखा देना, आपकी ताकत दिखा देना, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मजा तो तब है ना कि आप यही चीज ये दूसरे लोगों के साथ क्यों नहीं करते? दूसरे लोगों के साथ दूसरी चीजें की जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। ये यूरोप और अमेरिका के पॉलिटिशियंस को दो ही तरीके से ये करते हैं, एक खरीदते हैं पैसा देके, जो कि जग जाहिर तथ्य है, अगेन वो कोई कहने की बात नहीं है। हाँ। और दूसरा कि वो ब्लैकमेल करते हैं। आप मुझे बताइए, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कह चुका है ना कि जब मैं विदेश मंत्री था तो नेतन्याहू मेरे घर में आए खाना खाने और बोले कि मुझे टॉयलेट जाना है, तो गए, और बाद में पता चला कि खुद नेतन्याहू ने वहां पे कोई सुनने वाली डिवाइस कहीं चिपका दी, बग कर दिया उसके बाथरूम को, ये किताब में लिखा हुआ। तो वहां का प्राइम मिनिस्टर भी जासूस है। और तो वो उन चीजों को एक हवा जो बना और एक माहौल बना, उनका कैंपेन सिस्टम बहुत बढ़िया है, मीडिया क्योंकि उनकी है। और नहीं, मीडिया तो इस समय उनकी फेल लग रही है, ईरान की मीडिया ज्यादा मजबूत लग रही है। नहीं, इसमें तो लग रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उनका ग्लोबल मीडिया में एक वो रहा है, असर है। हाँ, वो तो अभी भी दिखता है, वो तो अभी भी आप मीडिया देखिए तो दिखता है आपको। हाँ, तो एक माहौल बनाया गया कि इजराइल बहुत पावरफुल देश है, देखो इतने सारे से एक साथ लड़ रहा है, वो लड़ रहा है। अरे भाई, नॉन स्टेट एक्टर से आप लड़ रहे हैं। देश में ही कहा जाता है कि इजराइल से सीख लो भाई, इजराइल देखिए कैसे कैसे। हाँ, मैं हैरान रह जाता हूं कि बड़े बड़े नाम हैं और बड़े बड़े संस्थानों में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अखबारों में और चैनलों पे, और उनके इंटरव्यूज आते हैं, लेख छपते हैं, वे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब आप ये सोचें कि उसने प्रिसाइज अटैक किया, 1-2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि उस इजराइल से मिसाइल आए या ड्रोन आया और मार दिया, मान लीजिए इजराइल से, तो क्या इतना आसान है कि हम पाकिस्तान के साथ कर दें और उसके रिपरकशन को नहीं समझें, या उसके लिए हमारा क्या हिसाब किताब रहेगा? इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको कैसे रिएक्ट करेगी? वो एक सिक्योरिटी स्टेट है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की परवाह नहीं करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है इजराइल को। और जो मरने वाले लोग हैं, जो उसके पीड़ित हैं, वो कमजोर लोग हैं, जिनके बारे में दुनिया ने ये कह दिया कि आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, ये हैं, वो हैं, फलाने ठिकाने कर दिया है। उनका अपने पड़ोस में कोई सहयोगी नहीं है, वो अपने आप में है, 1-2 ऐसे ही चल रहे हैं, घूम रहे हैं। आप एक नेशन स्टेट हैं, आप उस सिक्योरिटी स्टेट की तरह नहीं सोच सकते, आप पुलिस स्टेट की तरह नहीं सोच सकते। और दूसरी चीज कि आपको एक सिविलाइजेशनल स्टेट बनने का एस्पिरेशन है कि हम भारतीय सभ्यता और एक हमारी एक पहचान रही है प्राचीन काल से, हम उतनी बड़ी और कीमती महत्वपूर्ण विरासत के जो है हम वारिस हैं, और आप ये लफुओं से सीखेंगे, उचक्कों से सीखेंगे। सही और ये तो चलिए मैं मोरालिटी और पॉलिटिकल बात कह रहा हूं, मिलिटरली भी अगर हम सोचें तो पाकिस्तान और इंडिया और चाइना की जो मिलिट्रीज हैं, वो दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्रीज की लिस्ट में है। हाँ, इजराइल उस लिस्ट में नहीं है, नहीं है, ईरान उस लिस्ट में नहीं है। तो समझना चाहिए कि वहां पे कौन से प्लेयर्स मैदान में हैं और यहां पे सिचुएशन क्या है, और उनकी बाउंड्रीज कहां लगती हैं। क्या ईरान और इजराइल की बाउंड्री लगती है? क्या तुर्की और इजराइल की बाउंड्री लगती है? हाँ, ये भी सोचा जाना चाहिए। इवन चलिए इस पर आते हैं। सऊदी अरब और इजराइल की बाउंड्री नहीं लगती है, और अगर जिसकी लगती भी है तो कितना किलोमीटर है? अरे कुल मिला के है कितना, आप देखिए इजराइल, उसका एरिया कितना, 22-23 हजार स्क्वायर किलोमीटर है सिर्फ। ईरान उसका जो है, ईरान का एरिया है मुझे लगता है 16.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। बिल्कुल। और जितनी आबादी इजराइल की है उससे दोगुनी आबादी तेहरान की है। और सर मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी लीडरों को, चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उसको आपको एलिमिनेट करने की क्या जरूरत है? वो तो वही 2 साल में, तो वही 2-3 साल में तो वो अपने ही एक दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं। हाँ, वहां तो कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक
अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। हाँ, तो वो तो अपने ही एक दूसरे को इलिमिनेट कर रहे हैं, तो तुम कहां पे जाके उसमें अपनी नाक घुसेड़ोगे भाई? लेकिन चलिए इस दिक्कत पर है कि जी, हाँ, नेतन्याहू ग्रीस चले गए, ये क्या हम्म, मामला है? कल वो ये माम ये मामला और ऐसे, बहुत दबे छुपे तरीके से गए हैं शायद। हाँ, और मैं कहीं सुन रहा था कि जो उनका ऑफिशियल जहाज है, उस हम्म, जहाज में एक ही पैसेंजर था जो कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू थे। हम्म, और एक्चुअली वो प्रोसेस क्या हो रहा है कि उनके जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं, जो सिविल एयरलाइनर्स हैं, उनको सेफ्टी के लिए दूसरे देशों में शिफ्ट किया जा रहा है। पर्टिकुलरली ग्रीस में किया जा रहा है, और कहीं कहीं मैंने पढ़ा टर्की में भी किया जा रहा है। तो वहां के हैंगरों में उनको रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े बड़े मिसाइल गिर रहे हैं। बेन गुरियों एयरपोर्ट पे अगर 2 मिसाइल ढंग के तो गिर गए, टर्की उनको ये सुविधा दे रहा है? देखिए वो तो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन से ओके। वो चीजें चलती हैं ना। और दूसरी चीज है कि उसमें एक और चीज है कि टर्की गाजा को लेके, फिलिस्तीन को लेके एक जो पोजीशन है, या चाहे ईरान को लेके जो उनकी स्टेटेड पॉलिसी है, लेकिन पर्दे के पीछे तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अजरबैजान का तेल कहाँ से होके जा रहा है? हम्म, और अगर रेड सी बंद हो गया, तो अरब सागर से, इधर से इंडियन ओशन से सामान सड़क के रास्ते कैसे चला जा रहा है, अगर जॉर्डन या इजिप्ट या सऊदी अरब मदद नहीं कर रहे हैं तो? हम्म, या इजरायली जो है छुट्टियां मनाने के लिए दुबई, अबू धाबी में कैसे आ जा रहे हैं, यूएई में? हम्म। तो वो तो एक उलझी हुई कहानी है ना। तो वो, और 4-5 तो देश हैं जिनके साथ अब्राहम एकॉर्ड में उन्होंने साइन किया हुआ है, इजराइल के हाँ, साथ साइन किया उसमें हुआ है। टर्की भी है शायद। नहीं, टर्की नहीं है, टर्की नहीं, ओमान है और जॉर्डन है। यूएई। यूएई नहीं है, यूएई शायद है, शायद यूएई है। यूएई है उसमें। हाँ, और सऊदी अरबिया से हो रही थी हाँ, बातचीत। हाँ। और मैं तो मजाक मजाक में कहता हूं कि जैसे कहा जाता है ना कि रूस के 2 एडमिरल हैं, दिसंबर और जनवरी, कि दिसंबर और जनवरी के महीने में अगर आप फंस गए रूस में, तो आप ऐसा ही मर जाएंगे, आपको कोई लड़ाई करने की किसी की जरूरत नहीं है। ये हाँ, वो तो नेपोलियन ने देखा है, ये हिटलर ने देखा है। माइनस टेम्परेचर होता है, हाँ। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं। और उसी नहीं तरीके तो से, नेतन्याहू के जाने का मतलब क्या है? हाँ, वो मैं आता हूं उस पर, लेकिन मैं ये चुटकुला पूरा कर लूं कि इजराइल के जी। 2 कमांडर इन चीफ हैं, एक जॉर्डन के राजा हैं और एक इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं, कि एकदम हाँ, वो पहरेदार की तरह वहां खड़े हुए हैं, तो कोई अगर चाहे भी तो नहीं जा सकता। अभी ग्लोबल मार्च टू गाजा चल रहा है, दुनिया भर से लोग, नेल्सन मंडेला के पोते शामिल हैं, तुर्की के सांसद शामिल हैं, और भी देशों के, यूरोप के हैं, ट्यूनिसिया के हैं। उनको अलग अलग जगहों में, टर्की में टर्की रोक रहा है उनको, लीबिया में यूएई के जो सपोर्ट बेस वाला जो ग्रुप है वो रोक रहा है। इजिप्ट में तो हालत ये हो गई कि वहां की सरकार ने गुंडों को किराए पे लिया है इनको मारने पीटने के लिए, इनके पासपोर्ट छीन लिए हैं। और 15 जून का उनका है ग्लोबल मार्च, उनका ट्विटर हैंडल भी है और वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं हाँ, बहुत तो सारे आज ही लोग। 15 जून है। हाँ, आज ही के लिए है, लेकिन वो उनको वहां पर पहुंचने नहीं दिया जा रहा, और जहां है वहीं रोक दिया गया है। हम्म, तो एनीवे, नेतन्याहू का यह है कि जहाजों को, कमर्शियल एयरलाइनर्स को हटाया जा रहा है वहां सिक्योरिटी के लिए, तो उसमें इनका भी मामला है। अब लेकिन इजराइल की तरफ से ऑफिशियली नहीं कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर वहां है, क्योंकि उससे उनके देश में भी पैनिक फैल सकता है कि इतना बड़ा अटैक चल रहा नहीं, है। और लेकिन जब हम लोगों को यहाँ बैठ के पता है, तो इजराइल के हाँ, लोगों को नहीं पता होगा, ये कैसे? नहीं, पता तो सबको होगा, लेकिन मैं ये हाँ, कह रहा हूं कि एक आप आधिकारिक रूप से बोलते हैं और हाँ। एक्सेप्ट करते हैं। और ये इंटरेस्टिंग भी है कि क्या तेल अवीव के बंकर में टेलीफोन लाइन, इंटरनेट नहीं चलता क्या, कि आपको ग्रीस से जाके वहां बात करने से बढ़िया आप कनाडा चल जाते, G7 में ही सबसे मिल लेते। हाँ, सारा ग्रुप वहीं मिल जाता है आपको, आपके समर्थक लोग। समर्थक भी मिल जाते, विरोधी भी मिल जाते, दक्षिण अफ्रीका के हाँ, हाँ, राष्ट्रपति भी जा रहे हैं वहां, सामने सामने कह देते हैं कि भाई क्यों मुझे जेल में डालना चाह रहे हो, क्यों केस लादे हाँ, हुए हो इंटरनेशनल कोर्ट में। तो हाँ। मुझे लगता है कि वो सिक्योरिटी के लिहाज अगर गए हैं तो सिक्योरिटी हम्म, के कारण ही भागे हैं, क्योंकि इनके परिवार का
अभी पीछे जब ये गाजा और ये सारा कुछ चल रहा था तो फोटो आ रहा था कि इनके बेटे वगैरह जो है मियामी में बैठे हुए हैं, अमेरिका में घूम रहे हैं। तो ये काफी संभव है कि नहीं तो इसको किस तरह से लिया जाना चाहिए, ये मैसेज क्या है इससे? अब देखिए, अब पर्दे के पीछे से क्या हो रहा है, हो सकता है कि वो वहां गए हों और उनके अमेरिका में और यूरोप में जो हैंडलर्स हैं इजराइल के, हो सकता है उनको वहां बुलाए हों, आमने सामने की बातचीत हो कि क्या सिचुएशन है एग्जैक्टली, क्या मैं करना चाहता हूं, क्या मुझे करना चाहिए। वो चीजें समझने के लिए हो सकता है कि एक जगह वो बुलाए हों अपने हैंडलरों को, क्योंकि बहुत सारे यूरोपीय राजधानियों में और वाशिंगटन डीसी में बहुत पावरफुल जायनिस्ट लॉबी है, बहुत पावरफुल। मतलब गिने चुने लोग हैं अमेरिकी कांग्रेस में बैठे हुए, चाहे हाउस हो चाहे सीनेट हो, जो कि जिनको कि आईपैक जो है पैसा नहीं देता है। और ये बात आपको हमको इसलिए पता चल जाती है कि वहां रूल है कि सब पब्लिकली डॉक्यूमेंट्स में आता है कि किसने आपको कितना पैसा दिया है, तो वो पता चल जाती हैं चीजें। तो हो सकता है कि उन लोगों को उन्होंने बुलाया हो कि कुछ किया जाए, कि कुछ ये ज्यादा मुझे संभावना लग रही है, बजाय इसके कि सिक्योरिटी के लिए गए हैं चाहे भागे हैं। भागने का तो कोई कोई कारण नहीं भागने है। का लगता नहीं है। और देखिए, एक चीज और समझनी चाहिए, थोड़ा इमोशन को या इजराइल के प्रति जो हमारा गुस्सा है, उन चीजों को अगर हम थोड़ा किनारे रख के थोड़ा ढंग से सोचें, तो इजराइल को तबाह कर पाना, मतलब ऐसे आप मिसाइल वगैरह दाग के जब लड़ाई चलेगी तो वो तबाही अलग चीज है, लेकिन उसको खत्म कर देना, मतलब उसके वजूद को खत्म कर देना, मुझे लगता है कि वो बहुत संभव जैसी चीज नहीं है, पहली चीज। और ईरान के लिए जो विकल्प है वो ये है कि वो इस युद्ध का कॉस्ट बढ़ाए, इसका जो है इसकी इंटेंसिटी बढ़ाए, ताकि उसको सेफगार्ड मिल सके। वो सेफगार्ड के लिए उसको काम करना है। और जितना ज्यादा वो अपनी इंटेंसिटी बढ़ाएगा, जो हम लोग पहले से भी कह रहे थे कि उससे जब कॉस्ट बढ़ेगा तो इजराइल को और उसके जो हैंडलर्स देश हैं उनको ये लगेगा कि नहीं यार, ये तो बड़ा खतरनाक मसला है, तो चलो इसको रोको, जो अब सुर दिखने लगे हैं थोड़े थोड़े। हाँ, जैसे उसी पर आना चाह रहा था कि अमेरिका में क्या चल रहा है। ट्रंप का जो ट्रुथ सोशल पे जो पोस्ट आया, अभी जो आया है, पहले जो आया था, दोनों को जरा किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्या कोई शिफ्ट दिखाई दे रहा है? और जो लॉबी है उनकी, जो जो ट्रंप को सपोर्ट करती है, उसमें जैसे बैनन का आपने शेयर किया था, और भी कुछ लोगों का है, तो वो लोग तो डेड अगेंस्ट हैं कि नहीं, इजराइल में बिल्कुल हाथ नहीं डालना है इस पूरे मामले में। और देखिए दूसरी अभी तरफ इजराइल कोशिश लगातार ये कर रहा है कि अमेरिका इन्वॉल्व हो। जो कल लगातार आपका बर्थडे मैसेज जो भेजा नेतन्याहू ने, उसमें बहुत साफ है, उन्होंने थैंक्स बोला है कि भाई आप हमारे साथ हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और इनफैक्ट उनको, अमेरिका को ऑफिशियली जो है रिक्वेस्ट गया है इजराइल का, ऑफिशियली गया है कि आपको जो है आना पड़ेगा इस युद्ध में। तो देखिए, बड़े अजीब संजोग कहिए या चाहे जो कहिए, कि प्रेसिडेंट ट्रंप जितनी पॉपुलैरिटी लेकर आए थे, जितना भरोसा लेकर आए थे सत्ता में, वो उनका पूरा भरोसा उस दिन टूटा जिस दिन उनका जन्मदिन था, और जिस दिन उनकी कल उनका जन्मदिन था। कल, हाँ, और हाँ। कल जब अमेरिकी फौज के 250 साल पूरे होने की वो मनाई जा रही थी, दिन मनाया जा रहा था। ट्रंप ने पहले क्या बोला? मैंने नेतन्याहू को कहा हमला नहीं करेगा और ईरान के साथ हमारी बातचीत शेड्यूल टाइम से चलेगी। उसी रात हमला हो गया। अगले दिन उन्होंने क्या कहा? मुझे पता था। इसका मतलब आपने झूठ बोला, धोखे में रखा ईरानियों को। और उसी झूठ और उसी फरेब में पड़ के ये जो है खिड़की खोल के सो रहे थे, मारे गए। अब जब 2 दिन ईरान ने दिखा दिया कि तब हो जाए दो दो हाथ, तो अब आप कह रहे हैं कि कल वाला जो हमला इजराइल ने किया है वो हमको नहीं पता था, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। और आप लास्ट में ये भी बोल रहे हो कि डील करते हैं।
और फिर ब्रिटेन और जर्मनी और फ्रांस से आप कहलवाते भी हो कि हम लोग ईरान को कह रहे हैं कि आप आइए टेबल पे, हम तुरंत निगोशिएशन शुरू कर दे रहे हैं। तो एक तो ये साफ दिख रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद बहुत प्रेशर में है। अब जैसे कि उनका जो मागा बेस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बेस है, वो स्टीव बैनन का आपने नाम लिया, टकर कार्सन है, उनके मजोरी हैं जो हाउस मेंबर हैं, और भी बहुत सारे लोग, वो सीनेटर, रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर, और वो भी बोल रहे हैं कि ये हम तो क्या वोट मांग के आए थे किस बात पे, और आप क्या कर रहे हैं। तो वो बहुत प्रेशर में हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑलरेडी एलन मस्क जो है उनके सबसे करीबी जो है छिटक चुके हैं, अलग हो चुके हैं। जो जिन लोगों को उन्होंने मंत्रालय दिए हैं वो पहले से एंटी ट्रंप लोग हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो मागा क्राउड के हिस्से नहीं है। वो उनके पर्सनल दोस्त हैं, जो बिजनेसमैन थे, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड को डुबाया सोरोस के साथ, वही उनका कॉमर्स ये ट्रेजरी सेक्रेटरी है बेसेंट। लटनिक जो है वो बॉन्ड में अपना ये शेयर मार्केट बॉन्ड करते हैं, उनके 30 साल से न्यूयॉर्क के दोस्त हैं, उनको उन्होंने कॉमर्स सेक्रेटरी बनाया। तो और तुलसी गबार्ड और ये तो डेमोक्रेट पार्टी से आए। तो जो तुलसी गबार्ड ने तो अभी फरवरी में कब उन्होंने तो उन्होंने भी पलटी बोला था, कांग्रेस ने बोला था, उन्होंने पलटी मारा है। उन्होंने भी पलटी मारा है। नहीं तो देखिए क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट पलटी मार रहा है तो उसकी कैबिनेट तो पलटी मारेगी ना, बाय डिफॉल्ट है। अगर प्राइम मिनिस्टर की एक पोजीशन है तो हमारे मंत्रियों की एक वही पोजीशन होगी। उपराष्ट्रपति जो हैं वो सबसे बड़े इस बात के वकालत करते रहते हैं, भले वो मागा मूवमेंट से नहीं आते, वो एंटी ट्रंप रहे हैं अभी हाल तक 6 महीने 8 महीने, जब नॉमिनेशन से पहले वे कहते रहे हैं कि ये उनका पोजीशन मागा से मिलता है कि हमें फॉरएवर वार से बाहर निकलना चाहिए, इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा जब भारत पाकिस्तान का मसला चल रहा था तो जेडी वैंस ने सबसे पहले पोस्ट किया था कि भैया ये इनका मामला है, हमको लेना देना नहीं, ये लोग समझें अपना जो करना है इनको। तो वो ऊपर से तो बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति जो कह रहे हैं, लेकिन जब कैबिनेट की मीटिंग होती होगी, ओवल ऑफिस में ये लोग बैठते होंगे, तो डेफिनेटली वो चीज है। और पब्लिक रोड पे निकल के बोल रही है ये बात। तो और ऐसी बात नहीं है कि अमेरिकी पब्लिक को याद नहीं है कि कोरियन वार से किस तरीके से कॉफिन आते थे, वियतनाम वार से किस तरीके से लाशें आती थी, अफगानिस्तान इराक से किस तरीके से लाशें आती थी। आपने इन देशों को तबाह जरूर कर दिया, बर्बाद जरूर कर दिया, लेकिन आपके अमेरिका के बॉडी पॉलिटिक्स पे जो वो दाग लगे हैं, वो जो घाव है, वो तो अभी भी दिख रहा है, सामने है। और ये तो क्या लग रहा है ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप को क्या, मुझे लग रहा है कि हमें जो सबके तरफ से बयान आ गए, तो दो चीजें हैं जो अमेरिकन और यूरोपियंस करते रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन के मसले में भी किया है और पश्चिम एशिया में भी किया, हर जगह वो लोग करते रहते हैं। ट्रेचरी जिसको कहते हैं, धोखेबाजी जिसको कहते हैं, उनका पूरा एक कॉलोनियल हिस्ट्री है, इन्हीं चीजों से है मामला। भाई धोखेबाजी का ही नतीजा तो ये भी है ना, जो फलस्तीन और इजराइल हम लोग देख रहे हैं। ये तो फलस्तीनियों के साथ धोखेबाजी थी ब्रिटिश की। भारत पाकिस्तान कश्मीर, हाँ, ये भी, तो इवन तिब्बत। तो वो लोग, ये हो सकता है कि या तो वो लोग जेन्युइनली ये सोचते होंगे कि चलो जितना होना था हो गया, बहुत हो गया, नेतन्याहू ने भी हद कर दी, हमारी पब्लिक भी हमसे सवाल पूछ रही है कि भाई 75,000 आदमी मार दिए गए, तुम कर क्या रहे हो। और उसके बावजूद जैसे आज ही एक इजरायली सैनिक मारा गया गाजा में, तो बच्चों को मार रहे हो, महिलाओं को मार रहे हो। तो ये, और यूरोपियन कैपिटल्स में प्रोटेस्ट आप देख ही रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज में और सब जगह, और ओपिनियन पोल लिए जा रहे हैं जिसमें कि मेजॉरिटी बोल रही है। तो एक तो हो सकता है कि वो जेन्युइनली प्रेशर फील कर रहे होंगे कि यार इट इज टू मच, अब बंद करो यार। और वो चीज ट्रंप भी पहले बोले हैं इस तरीके की बात कि जो हो रहा अच्छा नहीं हो रहा है। तो ट्रंप तो आए इस उस पे है ना, उनका पहला भाषण सुनिए। हाँ, तो हो सकता है कि ट्रंप की प्रॉब्लम क्या है प्रकाश जी, आज तक जिन चीजों को ट्रंप ने शुरू किया उन पे उनको अपने कदम पीछे ही हटाने पड़े, और कोई भी चीज सफल नहीं हो पाई। जो उन्होंने घोषित किया
कि गाजा को तुरंत शांति हो जाएगी, ऐसा कर देंगे, रेवरा बना देंगे। अभी तक कुछ तो उस दिशा में नहीं हुआ और मामला गंभीर हो गया। यूक्रेन को लेकर के 100 डेज में सब खत्म करने वाले थे पूरी, अभी तक वैसे ही फंसा हुआ है। बीच में भारत पाकिस्तान वो गा इसलिए रहे हैं क्योंकि गाने के लिए उनके पास कुछ और है नहीं। तो मुझे लगता है कि यूरोपियन अमेरिकन एक तो जेन्युइनली सोच सकते हैं कि हमारी पब्लिक भी नाराज हो रही है और बहुत गंदा भी हो गया सारा कुछ, अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा चीजों को स्थिर होने देते हैं। एक तो ये जेन्युइन फीलिंग हो सकती है। दूसरी फीलिंग ये हो सकती है कि ऐसा करो, टाइम बाई करो। अब तो हम असेसमेंट हमारा लग गया ना कि भाई लेबनान में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, अभी सीरिया में क्या होगा आगे, ईरान की ताकत क्या है उसका हमको अंदाजा मिल गया, उनके जहन में क्या चल रहा है, रूस चाइना का क्या हिसाब किताब है, रीजनल पावर्स जो हैं उनकी क्या इसमें उनकी राय क्या है, इसका था लगाते हैं, फिर हम एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। तीसरा ये हो सकता है कि टाइम बाई करना, जैसे यूक्रेन के मामले में उन्होंने धोखाधड़ी की थी 2014-15 में, कि अभी हम समझौता करा लेते हैं, इजराइल को हम लोग थोड़ी फिर से जो है उसको तरोताजा करते हैं और फिर थोड़ा अंतराल के बाद हम फिर ईरानियन आयतुल्ला को हम लोग देख लेंगे। ये तीन चीजें हो सकती हैं। और लेकिन आप अगर ये उम्मीद करें कि अगर वो जेन्युइनली भी सोचें और चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी, तो मुझे उसकी उम्मीद बहुत कम है। इसलिए क्योंकि जब आप लार्जर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे, अब जैसे वो मैकिंदर की तो फेमस थियरी है ना कि जो यूरेशिया पर जिसका डोमिनेंस होगा उसी का डोमिनेंस पूरी दुनिया में होगा। और यूरेशिया प्रोजेक्ट के ही चलते बार बार आप पश्चिम एशिया में प्रॉब्लम्स देखते हैं, रसिया में प्रॉब्लम्स देखते हैं, आप जो है चाइना को लेके झगड़ा देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान का, चाहे वो इंपीरियलिज्म से लेके अभी तक की जो कहानी है। और वो भी एक कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान को सबका समर्थन मिलता है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट जगह पे बैठा हुआ है यूरेशिया में। तो यूरेशियन प्रोजेक्ट तो वेस्ट का चलता रहेगा, लेकिन देखिए अभी क्या है कि जो मैंने पहले कहा कि ईरान इस युद्ध का कॉस्ट बढ़ाए, पहली चीज, और दूसरी चीज कि बाकी अमेरिकन और वेस्टर्न पावर का जो डिक्लाइन चल रहा है, उनकी जो गिरावट हो रही है, वो बाकी प्लेयर्स देख लेंगे। मैं उसी तरफ आना चाह रहा था कि वो क्या उनके पास इतना टाइम है कि अब वो वेट कर सके और टाइम बाई कर सके, क्योंकि जितनी तेज चीजें शिफ्ट हो रही हैं, पावर शिफ्ट हो रहा है, और पिछले 4-5 महीनों में जो तेजी से चीजें हुई हैं। देखिए 2027 में मैक्रोन चुनाव नहीं लड़ेंगे, 2027 खत्म हो जाए, 2 साल बचे हुए हैं, और फ्रांस में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, मतलब वहां की राजनीति और डमाडोल चल रहा है, पार्लियामेंट में बहुमत किसी की, प्राइम मिनिस्टर किसी का, नंबर 1 पार्टी है लेफ्ट वालों की, बैठे हुए है 3rd नंबर पे, जो 3rd नंबर पे बैठा हुआ है वो 1st नंबर पे बैठा हुआ है। जर्मनी भी क्राइसिस में है, और जर्मनी के चांसलर ने, जो कि इजराइल के सबसे बड़े सपोर्टर हैं और सप्लायर हैं अमेरिका के बाद हथियारों के, उन्होंने भी सोचना शुरू कर दिया है, और उनकी भी लीगेसी है, अभी अभी वो चांसलर बने हैं, उनको जर्मनी को फिर से यूरोप का एक बड़ा पावर बनाना है, इकोनॉमी जो है माइनस में है वहां पे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बड़े बड़े वादे करके आए हैं, ब्रिटेन की हालत बहुत खस्ता है, अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो लेबर पार्टी का फिर जो है भूसा भर देगा सब। अभी लोकल चुनावों में बहुत बुरी हालत हुई इनकी, बुरी हालत हुई है। तो और कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो टूट चुकी है, रिफॉर्म पार्टी उसकी जगह ले चुकी है, तो उनके अपने जो क्राइसिस हैं वो भी प्रोपेल करेंगे कि भाई कुछ थोड़ा सा रुक जाया जाए। और जो उनके हैंडलर्स हैं, जो पर्दे के पीछे से जो बैंकर्स हैं, हथियार कंपनियां हैं, और जो प्लेयर्स होते हैं, ये टेक्निकल टेक्नोलॉजी वाले हैं, वो चिप मेकर्स हैं, एआई का जो खेल खेल रहे हैं, फार्मा कंपनियां हैं, ये भी कुछ अपना प्रेशर, अपना कैलकुलेशन कर रही होंगी, क्योंकि अब ये प्लेग्राउंड बहुत बड़ा हो गया ना। अब ये प्लेग्राउंड इतना नहीं है कि यूरोप तय कर लेगा, अमेरिका तय कर लेगा और फिर बाकी दुनिया जो है उसके पीछे आ जाएगी। अब प्लेग्राउंड बदल गया। अब जो है आपको उसमें
जैसे कैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने पीछे आर्टिकल लिखा कि ट्रंप अपने इनर सर्किल में बात कर रहे हैं कि दुनिया को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, मतलब ऑफिशियली नहीं, और हाँ। डोमिनेंस जो है अमेरिका, रूस और चीन में वितरित कर दिया जाए, कि चीन अपने प्रभाव क्षेत्र में रहे, रूस अपने प्रभाव क्षेत्र में रहे, अमेरिका अपने प्रभाव क्षेत्र में रहे, ताकि हमारे बीच में टकराव ना हो। तो उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन उनके पास और उपाय भी क्या है? नहीं तो ये शेक्सिल्लीपना नहीं है जो ये सोच रहे हैं ये 3 उससे बढ़ जाएगा। चाइना होने देगा ये बात? चाइना का नहीं, प्रभुत्व तो आप देखिए कहाँ है, कहाँ है इस समय। नहीं होने देगा, लेकिन शेख चिल्ली होना और मुंगेरी लाल होना तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी का हिस्सा है। तो उसमें वो आदमी जब जब दिवालिया रहता था तब बोलता था कि मैं बहुत धनी आदमी हूँ। तो वो खुद बोलते थे कि मैं रूल्स का फायदा उठाता था, मैं झूठ बोलता था, मैं नियमों का उल्लंघन करता था क्योंकि सिस्टम खराब था, मैं पैसे देता था पॉलिटिशियंस को, घूस देता था। ये तो उन्होंने लिखा है और बार बार बोला। देखिए, बात यह है कि मुझे जो उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप, भगवान उनको लंबी उम्र दे, अपने उम्र के पड़ाव में हैं, दूसरी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, जिंदगी में जो भी सो कॉल्ड अच्छा बुरा सुख जिसको कहते हैं वो भोग चुके हैं। उनके उनके लिए कुछ नहीं है कोई, मतलब आप, वो दुनिया के सबसे आलीशान घर में रहते हैं, वो उन्होंने 3-3 बार शादियां की हैं, वो पोर्नोग्राफिक एक्ट्रेस के साथ सोए हैं, वो कितनी लड़कियों के साथ सोए हैं, उन्होंने बहुत पैसा बनाया है अलग अलग बिजनेसेस में, किताबें उनकी बेस्ट सेलर रही हैं, वो टेलीविजन की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी पर्सनालिटी हुआ करते थे अपने समय में, वो मीडिया के डार्लिंग हुआ करते थे, वो न्यूयॉर्क की पार्टियों का बहुत बड़ा अट्रैक्शन हुआ करते थे। हर चीज उस आदमी का मतलब रहा है। उसने 420 भी करी तो उसने अच्छे काम भी करे। लेकिन अब उन्होंने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में गलतियां भी करी, फ्लॉप साबित हुए, वो सब भी हुआ। तो अब उनके पास एक मौका था कि वो बहुत बड़ी लकीर और लेगेसी छोड़ के जा सकते थे। मुझे यही उम्मीद थी। और देखिए, कुछ लग भी चीजों रहा था से, शुरू में कि वो इसी तरफ जाना चाहते हैं वो। और देखिए, आप कुछ चीजों में ट्रंप से, मस्क से आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, या कैनेडी से कर सकते हैं, या और लोगों से कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों का अपना अपना एक फील्ड रहा है, एक अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, अपनी अपनी एक पर्सनालिटी है इनकी। और तब मुझे लगा कि यार, यंग ओल्ड, नए विजन के लोग, नई एनर्जी के लोग एक साथ आएंगे। और देखिए कितनी सुंदर बात है हाँ, कि टीम तो बहुत हम जबरदस्त है उनकी कि 40 साल और का बंदा भी है और रॉबर्ट कैनेडी भी है। अब आप देखिए ना कि आप ये सोचें कि सारे लोग कह रहे हैं कि भैया दुनिया के हम दरोगा नहीं है, हमारे घर में हालत खराब है। और जैसे मान लीजिए कि सबसे मोटापा कहाँ है? अमेरिका में है। सबसे ड्रग एडिक्ट्स कहाँ है? अमेरिका में। सबसे क्राइम कहाँ है? अमेरिका में। सबसे कैदी कहाँ है? अमेरिका में। सबसे बीमार कहाँ है? अमेरिका में। सबसे ज्यादा होमलेस कहाँ है? अमेरिका में। सबसे ज्यादा कर्जा किस देश पर है? अमेरिका पर। तो इस तरीके का अभी देखिए उनकी सड़कों पर क्या हो रहा है। तो उन लोगों की ये बात, भले आप उनको कंजर्वेटिव कह लें, फार राइट कह लें, रेसिस्ट कह लें, एंटी वीमेन कह लें, जो आपको कहना कहिए, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि पहले हम अपने देश को बनाएंगे, हमको दुनिया की चिंता करने की हमारी जरूरत नहीं, वो अपनी चिंता कर लें। लेकिन वो जो आपने कहा कि ये कदम पीछे खींच लेते हैं, जब कोई भी कदम बढ़ाए हैं तो पीछे, अब इन्होंने कुछ भी नहीं करना इनको, तो वो बहुत निराशा है। और आप और हम जो कि कई बातों में उनसे एग्री नहीं कर सकते हैं, वो लोग जब उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, तो जो उनके पीछे खड़ा हुआ, जो उनके लिए जो है तमाम तरीके के उसने तकलीफें उठाई और उनको सपोर्ट किया, वो कितना दुखी हुआ होगा। लौट के हम लोग फिर ईरान पे आए। हाँ हाँ हाँ। आखिरी सवाल आपसे ये कि ईरान के सामने अब क्या आपको दिख रहा है, आगे क्या होगा? ईरान के सामने रास्ता क्या है? ईरान के सामने रास्ता है, उसकी चर्चा हमने पहले की कि वो इस वार को अपने हमले की इंटेंसिटी को बढ़ा के इस वार के कॉस्ट को बढ़ाए, और बाकी जो
अमेरिकी हेजेमनी और यूरोपियन प्रेशर, इन चीजों का जो दुनिया भर में जो डिक्लाइन हो रहा है उसको और स्पीड मिलेगा, इससे और फायदा मिलेगा। अभी ईरान वही करके बच सकता है अगर उसको बचना है तो। दूसरी चीज कि अपने कमांड और कंट्रोल को वो सुरक्षित रखे, वो ये सुनिश्चित करे कि उसके मिलिट्री लीडर, उसके पॉलिटिकल लीडर और उसके सुप्रीम लीडर जो हैं वो सुरक्षित रहें। तीसरा ये है कि वो अपने जो उसके करीबी देश हैं, मित्र राष्ट्र हैं, जिनको भी वो मित्र राष्ट्र मानता हो, उनकी सलाह से ही वो आगे कदम बढ़ाए, चाहे वो न्यूक्लियर डील पे बात करनी हो, सीज फायर करना हो, या जो भी चीजें करनी हो, उनसे जरूर कंसल्ट करे। क्योंकि बशर अल असद वो गलती कर चुके हैं, वो बीच में खुद ही खलीफा बनने लगे थे और कहानी हो गई खत्म। और यही सवाल इजराइल के लिए। और इजराइल, देखिए, इजराइल ने इस पहले गाजा और लेबनान वगैरह में जो उसने किया, तो ऑलरेडी वो 2 बैटल हार चुका है। एक बैटल वो मोरल बैटल हार चुका है, जो वो ये कहता था कि मैं अकेला देश हूं और ये सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, देखो ये उन्होंने तब भी हमसे लड़ाई करी, तब भी करी, ये हमें यहाँ नहीं रहने देना चाहते हैं, लेकिन हमें रहने का अधिकार है, इसीलिए सब कोई सब। और इस मोरल राइट के प्रभाव में दुनिया में तमाम लोग मानने लगे, हालांकि वो एक चुटकुला से ज्यादा नहीं है, 2 स्टेट थियरी उसको बोलते हैं, जो कि इजराइल के अलावा सब मानते हैं 2 नेशन थियरी को, सिर्फ इजराइल नहीं मानता, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो इजराइल, वो मोरल जो उसकी पोजीशनिंग थी वो खत्म हो गई, और उसकी डिटरेंट जो थी कि ईरान वो एक मजबूत सिक्योरिटी स्टेट है, वो ध्वस्त पहले ही हो चुका था। भले वो हिजबुल्लाह नसरल्लाह को मार दे, खत्म कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन वो ये पता चल गया था कि ये वल्नरेबल है, ये बहुत फ्रेजाइल एक एंटिटी है, इसमें बहुत ज्यादा दम है नहीं। और गाजा में 75,000 लोगों को मार के वो तीसरी लड़ाई हार चुका है कि वो जो भी लोग नाजी होलोकॉस्ट के अतीत से और बाकी और कारणों से उसके प्रति सिंपैथी जो थी, पार्टिकुलरली वेस्ट में, वो बिल्कुल आज के डेट में बहुत कम रह गई। हाँ, वो खरीदी हुई। वो तो कल आपने जो सर्वे दिखाया, उसी से जो सर्वे आपने हाँ, बताया था प्यू वाला, और हमने उसे डिस्कस भी किया था, वो तो लोगों का, सरकारें जो भी सोचती हों, लोग अलग तरह से सोच रहे हैं। हाँ, तो मैंने वही कहा कि वो अगर उनको उस तरीके का समर्थन भी मिलता है तो वो पेड समर्थन मिलता है, वो पेड है। जो भी इजराइल के उस तरीके सपोर्ट कर रहा है, बड़े लोग और इंपॉर्टेंट लोग, वो पेड एक्टर्स हैं वो, और उसका कुछ नहीं है। चौथी हार उसकी मिलिट्री हार, जो ईरान ने पॉसिबल कर दिया है। कहने का मतलब कि आज के डेट में, नहीं तो आज की तारीख में आप मिलिट्री हार देख रहे हैं अभी उसे? नहीं, मैं मिलिट्री हार ये नहीं कह रहा हूं कि वो हार गया, मैं कह रहा हूं कि वो अब पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है, अब वो मिलिट्री पावर नहीं है। हाँ, ये तो है, ये बात तो एक देश है, उसके पास मिलिट्री है, उसके पास हथियार हैं, तो जाहिर है कि वो है उसके पास, लेकिन वो पावर नहीं है। और अब ये भी पता चल गया कि आज इमेजिन करिए जस्ट फॉर अ सेकंड कि हिजबुल्लाह की जो ताकत कमजोर हुई, मिलिट्री ताकत कमजोर हुई, उसका टॉप लीडरशिप का सफाया हुआ, अगर वो जितना साफ हुआ है, जितना उसका नुकसान हुआ है, बहुत भारी नुकसान है, 70-80% तक उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है कुंद हो गई, अगर उसमें 20-30-40% भी बचा रहता, जस्ट इमेजिन, तब तो आज सीन बिल्कुल अलग तरह का होता। आप इमेजिन करें कि हमास ने आज भी एक इजरायली सैनिक को मार दिया है, मतलब बहुत कम उनकी ताकत बची है, वहां तो कोई कुछ है ही नहीं, सारे विस्थापित हैं, 20 लाख लोग। अगर मान लीजिए कि हमास की ताकत जितनी खत्म हुई है, उसका 20% भी बचा रहता है, तो आप क्या समझते हैं कि अब ये लड़ाई कहां जाती? फिर नॉर्थ इजराइल का काम लेबनान देख लेता, और बाकी का ये लोग छिटपुट वाले, ये हुथी और हमास देख लेते, और मेजर काम ये कर लेते ईरान वाले। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस क्षेत्र में अगर सीरिया नहीं टॉपल हुआ रहता, सोचिए, जस्ट इमेजिन करिए,
अगर सीरिया टॉपल नहीं होता तो ईरानी मिलिट्री घुस सकती थी उनके इलाके में। तो अब पता ये चल गया कि अगर जिस दिन भी दो देश चाह जाए, कोई भी उस रीजन में कोई दो देश, तो इजराइल विल बी हिस्ट्री। भले ही उसको अमेरिकन सपोर्ट मिले, भले ही उसको अमेरिकन सपोर्ट मिले। और इस बात को सबसे अच्छी तरह अगर कोई समझता है तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर समझते हैं, जो उन्होंने कुछ दिन पहले कहा है कि अगर हम फेल हुए, हालांकि हम नहीं होंगे, लेकिन अगर फेल हुए तो हम बहुतों को साथ लेकर डूबेंगे। अभी 4 दिन पहले की, 5 दिन पहले की उनकी, हाँ, 4-5 दिन पहले का स्टेटमेंट। तो वो बेहतर तरीके से समझते हैं। और कल मैंने उनको पिछला वाला बता ही दिया कि उनके हमेशा बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि क्या इजराइल 2000 साल पहले के उस इजरायली स्टेट के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा जो 105 साल रहा था। उनके बैक ऑफ दिमाग में हमेशा ये बात चलती है। और ये भी चीज इजराइल ने एक्सपोज कर दिया अपने आप को कि एक यहूदी नेशन स्टेट जिसकी उम्र जो है 80 साल हुई है, उतने ही में इतना तमाशा उसने कर दिया, तो आगे क्या हो सकता है। उसने अपने आप को बिल्कुल ही एक्सपोज कर दिया। और ये सिर्फ और सिर्फ जाइनिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से हुआ है। जैसे कि अभी उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, यहूदी हैं इजरायली, जो कहते हैं कि उन्होंने स्पीच दिया था एंटी जाइनिस्ट यहूदी कॉन्फ्रेंस में कि जिस दिन जाइनिस्ट प्रोजेक्ट खत्म होगा उस दिन इजराइल में रहने वाले जाइनिस्ट भी बोलेंगे कि हम तो एंटी जाइनिस्ट हैं। हाँ, तो ये बात तो है। अगर वो तो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो फिर कहां बचेंगे। देखिए, ईरान जो है, अगर मान लीजिए कि मुल्ला रिजिम खत्म हो जाएगी, अयातुल्ला चले जाएंगे, उनकी जगह कोई आ जाएगा, ईरान तो वहीं रहेगा ना। ईरान कहां जाएगा? ईरान तो वहीं रहेगा। इजराइल से जायनिस्ट प्रोजेक्ट हट जाएगा तो कहां जाएगा इजराइल? फिर इजराइल नहीं रहेगा। मतलब आप सऊदी अरब में गणतंत्र ला देंगे फिर भी सऊदी अरब रहेगा। नहीं तो उसकी वजह ना, इजराइल इजराइल था ही नहीं, वो तो फलस्तीन था। तो भाई आपने एक आर्टिफिशियल एक देश वहां बना दिया है। तो वो जितने तरीके के खतरे इजरायली लीडरशिप जो उस जमाने में जो जायनिस्ट प्रोजेक्ट है या जो इजराइल जिन्होंने बनाया, लड़ाइयां लड़ी, इजराइल का एक्सपेंशन किया, इंक्लूडिंग बेंजामिन नेतन्याहू, उन तमाम लोगों के मन में जो शंकाएं रही हैं, उनको एक जगह लाके उनको हकीकत में बदल दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी अत्यधिक चतुराई की वजह से। सिर्फ अपनी गद्दी बचाने और वो करप्शन का केस न चले, सिर्फ अपने छोटे स्वार्थ के लिए। और एक उनका हो सकता है, मुझे जो लगता है कि पर्सनल ग्रज हो सकता है, क्योंकि जो युगांडा में 70s में जो जहाज का अपहरण करके वहां ले गए थे फिलिस्तीनी ग्रुप के कुछ लोग, हाईजैक किया था इजराइल का जहाज, और युगांडा की राजधानी ईदी अमीन उस समय वहां पे तानाशाह थे। तो इजरायलियों ने एक मिलिट्री टुकड़ी भेजी युगांडा, और उन्होंने रात के अंधेरे में ऑपरेशन किया और वहां पे जो सैनिक थे उनको मारा, और जो हाईजैकर्स थे उनको मारा, और यात्रियों को उठाकर ले आए यहाँ पे रातों रात। ये 2 घंटे में, 3 घंटे में ऑपरेशन खत्म हो गया था। उसमें एक ही इजरायली आर्मी की कैजुअलिटी हुई थी, और वो थे बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई। तो मुझे लगता है कि वो एक पर्सनल इनका खुंदक है कि मतलब किसी भी हद तक हम जा सकते हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू ने एक और चीज कर दी कि उन्होंने यूरोपीय और अमेरिकी नेताओं का या पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के कैरेक्टर को भी बिल्कुल नंगा कर दिया उनके लोगों के सामने। और जो चीजें आपको और हमको, वो किताब पढ़ लो, वो अखबार पढ़ लो, वो रिपोर्ट पढ़ लो, वो यूनाइटेड नेशन की बहस पढ़ लो, ये जो हम लोग आमतौर पे जो डिबेट में करते हैं, अब वो करने की जरूरत नहीं है। 4K रिजोल्यूशन में पूरी दुनिया जेनोसाइड को देख रही है, लाइव टेलीकास्ट देख रही है। तो इजराइल ने अपने आप को हर तरीके से एक्सपोज कर दिया है, हर तरीके से अपने आप को
डिफीट के लेवल पे ला दिया है। और अब तो साफ हो गया कि अगर मान लीजिए आज अगर टर्की चाह जाए, आज अगर सऊदी चाह जाए या कतर चाह जाए, 2 देश चाह जाए आज के डेट में, तो हाँ, तो फिर वो वाइप आउट हो जाएगा। तो जैसे जैसे कुछ डेवलपमेंट होगा तो फिर हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे। जी सर, जरूर। सभी जो दर्शक हमारे जुड़े उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको हमारी बातचीत अच्छी लगी तो कृपया इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए और हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी मेंबरशिप लीजिए, इसे ज्वाइन कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो अनब्रेकिंग को ताकत मिलेगी और हम अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाया करेंगे। इसी के साथ इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।